हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। चलिए अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमने आज टॉप 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सिलेक्ट किया गया है ताकि इस चैप्टर के अंदर जो मैक्सिमम कंसेप्ट है उस मैक्सिमम कंसेप्ट को कवर किया जा सके। हमने टॉप 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है एंड इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते वक्त हमने इस क्वेश्चन के बिहाइंड जितने भी कंसेप्ट है जो एनसीईआरटी के अंतर्गत मेंशन है उस कंसेप्ट को अपन पूरी तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करना। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एएनएफ लोअर द ब्लड प्रेशर। क्या होता है जो एएनएफ क्या होता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। आप जानते हो जो एएनएफ होता है वो हार्ट के चैम्बर इट मींस एट्रिया से रिलीज होती है। देखो क्या होता है कि हार्ट जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ना तो हार्ट ऑटोमेटिक क्या होता है अपने आप को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये क्या होता है एएनएफ रिलीज करता है ताकि ये क्या करे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सके। अब ये कैसे करता है, देखो एएनएफ जो होता है ना बेसिकली जो एएनएफ है एएनएफ ये क्या होता है कि बेसो डायलेटर होता है। इट मीन्स जो ब्लड प्रेशर की डायमीटर को इंक्रीज कर देता है। जब भी क्या होता है कि किसी ब्लड प्रेशर की डायमीटर को यदि अपन क्या करें इंक्रीज करें तो उसकी मतलब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाती है। अब बेसिकली क्या होती है कि ये जो एएनएफ होता है ना एएनएफ जो क्या होता है जो रास मैकेनिज्म होती है RAAS इट मीन्स रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इसका एंटागोनिस्ट होता है। इट मीन्स इसके अपोजिट काम करता है। देखो थोड़ा सा मैं बात करूंगा रास के बारे में। रास क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है कि रेनिन जो जेजी सेल होती है वो जेजी सेल रेनिन रिलीज करती है। ये रेनिन क्या करता है जो एंजियोटेंसिन होता है ना एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है और जो एंजियोटेंसिन 1 है वो एंजियोटेंसिन 1 ACE एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट एंजाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या करता है एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। जो ACE होता है ना वो लंग से रिलीज होती है। अब क्या होता है कि एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड जो होता है वो पावरफुल बेसो कंस्ट्रक्टर होता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। बट जो एएनएफ होता है एएनएफ ये एंटागोनिस्ट होता है। इट मीन्स इसके अपोजिट काम करता है। इसलिए क्या होता है ये बेसो डायलेटर होता है और बेसो डायलेटर मतलब क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पास जो एसर्शन है वो बिल्कुल राइट है। आइए बात करते हैं अपन रीजन के बारे में। देखो रीजन क्या बोलता है कि एएनएफ इनहेबिट रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन रिलीज। बिल्कुल सही बात है। ये रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन की रिलीज को क्या करता है वो डिक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि एएनएफ अभी हमने बताया कि एएनएफ क्या होता है कि रास का एंटागोनिस्ट होता है। अब देखो जो बात करते हैं रेनिन तो क्या होती है, रेनिन क्या होती है एंजियोटेंसिनोजन सेकंड का निर्माण कर रही है जो पावरफुल बेसो कंस्ट्रक्टर है। वो बेसो कंस्ट्रक्टर क्या करेंगे बीपी को बढ़ा देते हैं। बट एएनएफ का काम क्या है बीपी को कम करना, इसलिए तो रेनिन के अगेंस्ट को रेनिन के रिलीज को इनहिबिट ही करेगा। अब देखो जो एल्डोस्टेरोन क्या होती है, एल्डोस्टेरोन जो बेसिकली क्या होता है जो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो होता है ना वो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे भी काम करता है। वहाँ से एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है सोडियम आयन एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएं। अब देखो जब सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है ना जिसके कारण क्या होता है ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है। अब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है ना तो बीपी बढ़ जाती है। इसलिए क्या करता है कि एएनएफ तो का काम क्या है बीपी को कम करना, इसलिए एल्डोस्टेरोन को भी इनहिबिट करेगा ताकि ये Na+ एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ना कर सके और बीपी कम हो सके। तो भी सी बात है कि रीजन भी सही है और एसर्शन भी सही है, दोनों सही है। एंड रीजन जो है भाई साहब वो रीजन क्या कर रहा है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इट मींस एसर्शन भी सही है, एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। ओके, तो हमने अभी बात की थी कि हम जितने भी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत उस क्वेश्चन के अंतर्गत जितने भी कंसेप्ट है उसको अपन डील करेंगे। तो आप देखिए आपने रास को बारे में पढ़ा और एएनएफ के बारे में पढ़ा। एएनएफ कहाँ से रिलीज होता है, रास कैसे काम करता है, इसके बारे में भी अपन थोड़ा बताएं। ओके, आगे बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। सेकेंड नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कलेक्टिंग डक्ट प्ले नो रोल इन यूरिन कंसंट्रेशन। देखो कलेक्टिंग डक्ट होती है बेसिकली मैं बताऊं ये जो कलेक्टिंग डक्ट होता है यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या यूरिन की कंसंट्रेशन में रोल प्ले करता है या नहीं प्ले करता। आप जानते हो एक हार्मोन होती है एक वेसोप्रेसिन होता है, वेसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है बेसिकली क्या होता है एक कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। ये मान लो एक कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे एडीएस काम करता है और एडीएस यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है।
वाटर का रीअब्जर्प्शन कराता है यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से। अब देखो जब वाटर का रीअब्जर्प्शन होगा, यहाँ पे यूरिन है, यूरिन से वाटर का रीअब्जर्प्शन कराएगा तो कोई भी सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन यदि उसके सॉल्वेंट बेसिकली सॉल्वेंट मैक्सिमम वाटर ही होता है, वाटर को रीअब्जर्व कराओगे ना तो क्या होता है वो सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होता जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट कंसनट्रेशन यूरिन के कंसनट्रेशन में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एडीएस काम करके यूरिन को कंसनट्रेट करा रहा है, ताकि मतलब कैसे कंसनट्रेटेड हो रही है, ताकि H2O का रीअब्जर्प्शन हो रहा है, तभी तो क्या कंसनट्रेशन यूरिन बन रही है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट रोल प्ले करता है यूरिन के कंसंट्रेशन में। ओके, इट इज इम्परमेबल टू वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एडीएस, ये बिल्कुल गलत बात है भाई साहब। एडीएस यहाँ पे काम किया तभी तो H2O का रीअब्जर्प्शन हुआ। अब देखो यहाँ पे H2O का रीअब्जर्प्शन हो रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O का रीअब्जर्प्शन हो रहा है, और रीअब्जर्प्शन तब होगा जब परमिएबल होगा, तभी तो रीअब्जर्प्शन होगा भाई साहब। यहाँ पे मान लो एक कलेक्टिंग डक्ट है, एक कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे एडीएस हार्मोन काम किया, एडीएच के कारण क्या होता है कि यहाँ से H2O का रीअब्जर्प्शन हो रहा है। H2O का जब रीअब्जर्प्शन हो रहा है कैसे हो सकता है, जब परमिएबल होगा तभी तो कलेक्टिंग डक्ट वाटर के लिए तो परमिएबल ही है, तो इट इज इम्परमिएबल टू वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एडीएस, ये बिल्कुल गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई साहब, दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके दोस्त, आगे अपन बात करेंगे, आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि असर्शन एंड रीजन वाला फिर से क्वेश्चन है हमारे पास। असर्शन क्या बोला कि काउंटर करंट मैकेनिज्म इज इसेंशियल फॉर यूरिन कंसंट्रेशन। अब देखो क्या होता है, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है क्या इसेंशियल है किसके लिए, यूरिन के फॉर्मेशन के लिए, इसेंशियल है यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए। ओके, देखो क्या है कि काउंटर करंट के अंदर क्या होती है, दो बातें होती है, दो बात से मिलकर बनता है, एक तो वासा रेक्टा होती है, एक होता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा मिलकर के काउंटर करंट मैकेनिज्म का निर्माण करते हैं। अब देखो जो काउंटर करंट क्या होता है कि काउंटर करंट के द्वारा ही यूरिन की कंसंट्रेशन, यूरिन को कंसंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। ओके, तो असर्शन बिल्कुल सही है कि जो यूरिन का कंसंट्रेटेड, यूरिन को कंसंट्रेटेड फॉर्म में आउट करना किसके थ्रू होते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म के ही थ्रू आती है। देखो रीजन क्या बोला कि वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले क्रिएट एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन मेडुला, बिल्कुल सही बात है। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, ये हमारे पास मान लो एक है कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट के दो लिम्ब होते हैं, एक को बोलते हैं डिसेंडिंग, एक को बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या होता है भाई साहब, देखो क्योंकि फिल्ट्रेट यहाँ से होकर के आता है और ऐसे जाता है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, क्योंकि नीचे आ रहा है। देखो जो कॉर्टेक्स का ये वाला पार्ट होता है, सॉरी जो लूप ऑफ हेनले का ये वाला पार्ट होता है, ये वाला एक कॉर्टेक्स के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये तो कॉर्टेक्स हो गया। ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, मेडुला के अंतर्गत होता है। अब जानते हो जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है। जैसे जैसे कॉर्टेक्स से मेडुला तक फिल्ट्रेट आता है ना, ये वाटर निकलता जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड फॉर्म में फिल्ट्रेट बनते रहते हैं। इसी के कारण यहाँ पे मेडुला की ऑस्मोलिटी क्या होती है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाता है। वही यहाँ पे कॉर्टेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। अब देखो यहाँ पे ये क्या होता है कि लूप ऑफ हेनले के कारण ही यहाँ पे देखो यहाँ ये फिल्ट्रेट, यहाँ पे ऑस्मोलिटी बहुत हाई हो जा रही है मेडुला के अंतर्गत, और वासा रेक्टा ही क्या कर रहा है, काउंटर करंट में काउंटर करंट को बना रहा है। तो हम क्या बोल नहीं सकते कि वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले क्रिएट एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन मेडुला, क्योंकि देखो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर यहाँ पे हो जा रहा है। तो रीजन भी सही है एंड असर्शन भी सही है। हम बोल सकते हैं कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल सही है। ओके, आगे बात करते हैं, ध्यान से देखना। आगे हमारे पास क्या है, इसको इरेज कर लेने दो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि विच इज और आर करेक्ट फॉर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के अंदर कौन सी करेक्ट है, कौन सी राइट है। देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हमारे पास एक बोमेंस कैप्सूल होती है। ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि जो रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी से क्या बनते हैं, आर्टेरियोल,
अब देखो ये आर्ट्रियोल क्या होता है, यहाँ पे आकर के मतलब एक गुच्छे का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस से ब्लड क्या होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जाता है यहाँ से, ठीक है। इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। अब एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू क्या होता है, ब्लड आता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ग्लोमेरुलस के पास फिल्ट्रेशन होता है। अब देखो जो ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल मिलकर के मेलपिगियन बॉडी बनाती है, इसके बारे में अपन को चर्चा नहीं करनी है। अब देखो क्या होता है कि कह रहा है कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है ये क्या है, पैसिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। देखो यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रेशर के कारण होता है, क्या प्रेशर के कारण होता है। यहाँ पे एक होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, क्या होता है रे, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बराबर क्या होता है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस होता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो हमें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बनाएगा। और इस नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के कारण ही, जो ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होती है, इसी के कारण ही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्या इसी के कारण क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं क्या कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रही है वो प्रेशर के कारण हो रही है, ना कि यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो इसलिए क्या हुआ, एक पैसिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और क्या हुआ, प्रेशर के कारण यहाँ पे ये मैकेनिज्म जनरेट हो रहा है। ओके, इट्स डिपेंड ऑन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। आप जानते हो कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होती है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पे डिपेंड करता है। जैसे कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर यदि आप बढ़ाओगे तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके, कि पोडोसाइट क्रिएट फिल्ट्रेशन एस्लिट। एक्चुअल में देखो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल होता है इसकी ये बेसिलर लेयर होती है, एक पैराइटल लेयर होती है। बेसिलर जो लेयर होता है वो पोडोसाइट सेल से मिलकर बने होते हैं, और पोडोसाइट सेल इस प्रकार से अरेंजमेंट होते हैं, ये पोडोसाइट सेल इस प्रकार से अरेंजमेंट होते हैं कि इन बिटवीन में कुछ माइनर स्लिट होती है जिसको बोलते हैं कि फिल्ट्रेशन पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट। इसी से क्या होता है, फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेट बनता है। अब देखो जो प्लाज्मा के मैक्सिमम कंस्टिट्यूएंट होती है वो यहाँ से फिल्ट्रेट यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में जाती है थ्रू फिल्ट्रेशन। बट जो लार्ज प्रोटीन होता है ना, वो लार्ज प्रोटीन को ये फिल्ट्रेट पार नहीं करने देता है, इसलिए यहाँ पे फिल्ट्रेट में लार्ज प्रोटीन कभी भी नहीं आता। इसलिए क्या बोलते हैं, पोडोसाइट क्रिएट फिल्ट्रेशन एस्लिट, ये बिल्कुल सही है, ए बी सही है। डी की बात की जाए देखो, इट रिमूव लार्ज प्रोटीन इनटू फिल्ट्रेट। अभी हमने बताया कि जो पोडोसाइट स्लिट बनाती है वो क्या होती है, लार्ज प्रोटीन को जाने नहीं देता। प्लाज्मा के मैक्सिमम जो कंस्टिट्यूएंट होती है वो तो आ सकती है, बट जो लार्ज प्रोटीन होता है वे नहीं आता है, इसलिए जो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए बी सी ओनली करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद कि लूप ऑफ हेनले मेंटेन अ हाई ऑस्मोलिटी इन द मेडुला। अभी हमने बताया कि जो लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, वाटर के लिए परमिएबल होती है। अब जैसे कि कॉर्टेक्स से मेडुला तक जाते हो जैसे फिल्ट्रेट जाता है तो वाटर बाहर निकलते जाता है, इसलिए यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बनता है वो हाईली कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होती है, और इसकी ऑस्मोलिटी होती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि लूप ऑफ हेनले मेंटेन्स अ हाई ऑस्मोलिटी इन द मेडुला। बिल्कुल सही बात है। ओके, रीजन के बारे में हम बात करें कि रीजन बोल रहा है कि असेंडिंग लिम्ब एक्टिवली ट्रांसपोर्ट Na+ बट इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। देखो क्या होता है, ध्यान से, जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, मतलब इसे वाटर क्रॉस नहीं कर सकता है। बट एक्चुअल में जो सोडियम है, सोडियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ओके, तो देखो रीजन तो सही है और एसेशन सही है। अब क्या देखो क्या होता है, रीजन भी सही है और एसेशन भी सही है। रीजन सही है और एसेशन सही है। अब बात करते हैं कि रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। रीजन का असेंडिंग लिम्ब एक्टिवली ट्रांसपोर्ट Na+ बट इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। असेंडिंग लिम्ब की बात करें, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। देखो एक्चुअल में अपन बात करें तो रीजन यहाँ पे एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज हम बात करेंगे सेकेंड, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि ADH इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। बिल्कुल सही बात है। ADH क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होती है ना बेसिकली भाई साहब, वे कलेक्टिंग डक्ट पे काम करती है, और कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा देता है। तो हम बोल सकते हैं कि ADH क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है कलेक्टिंग डक्ट से। एक्चुअल में अपन बात करेंगे कि ये DCT पे भी काम करता है ADH,
कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी पे काम करता है, वहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, तो हम बोल सकते हैं कि असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन देखो क्या बोल रहा है कि एडीएस इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब एंड कलेक्टिंग डक्ट। बिल्कुल सही बात है कि यह एडीएस डीसीटी पे काम करता है और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, और वहां से क्या करता है कि इसकी परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा सकता है। तो हम बोल सकते हैं असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी होगा। ओके, देखो आगे अपन बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये बोल रहा है कि विच स्ट्रक्चर डज नॉट कंट्रीब्यूट द काउंटर करंट मैकेनिज्म। अभी हमने बताया कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है उसके अंदर क्या होती है कि वासा रेक्टा एंड क्या होता है कि लूप ऑफ हेनले पार्टिसिपेट करता है। तो लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा होगा, बट ये दो पार्टिसिपेट उसके अंदर नहीं करते, तो ये दो गलत होंगे। तो मोर ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि पीसीटी रीअब्जॉर्ब 100% अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज। कि जो पीसीटी होता है, पीसीटी वो 100% अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन करता है, क्योंकि जो आप जानते हो कि पीसीटी के अंदर क्या होता है, पीसीटी के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेल, इसकी जो सरफेस होती है वो ब्रूस बर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। ब्रूस बर्डर के प्रेजेंस में इसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट आंसर। देखो स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि एनी डिफेक्ट इन पीसीटी कैन कॉज अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज इन यूरिन। क्या? अब देखो बिल्कुल ये बात से सही है कि देखो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है, पीसीटी से। एंड पीसीटी के यदि पीसीटी के अंदर कोई भी डिफेक्ट हो जाए, तो पीसीटी के अंदर यदि डिफेक्ट हो रही है तो ओबियस सी बात है कि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। पीसीटी के अंदर डिफेक्ट क्या हो सकती है, इसकी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाए तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो यूरिन के अंदर चांस होगी अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज की आने की। ओके, तो अपन स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऐसा बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे बात करेंगे दोस्त 9th नंबर क्वेश्चन के अंदर। 9th नंबर फिर से हमारे पास एक असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, असर्शन बोल रहा है कि रेन इज सिक्रेटेड इन रेस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर। अब देखो रेनिन इज सिक्रेटेड इन रेस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर। देखो रेनिन क्या करता है, रेनिन आप जानते हो जो रेनिन है, ये रेनिन क्या करता है, रास मैकेनिज्म को चलाता है। और रास मैकेनिज्म के अंदर क्या होती है, आगे जाकर के एंजियोटेंसिनोजन सेकंड बनता है। और एंजियोटेंसिन सेकंड जो क्या होता है, ये बेसो कंस्ट्रिक्टर होती है। अब देखो क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर लो होती है तो जेजी सेल एक्टिवेट हो जाती है और जेजी सेल रेनिन का सिक्रेशन करती है, ये रास मैकेनिज्म को चलाता है। आगे जाकर एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ना वो बेसो कंस्ट्रिक्टर होता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। ओके, रीजन के बारे में बात करें कि रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिनोजन 2 विच इंक्रीज ब्लड प्रेशर। देखो क्या होता है, अगर मैं एक्चुअल में बात करूं दोस्तों तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट करता है, ना कि 2 में। हाँ, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट करता है, बट एंजियोटेंसिनोजन 1 से एंजियोटेंसिनोजन 2 का निर्माण एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट एंजाइम जो लंग से रिलीज होती है वे कराता है। तो परफेक्टली यदि बात करें तो 100% रीजन सही नहीं है, क्योंकि जो रेनिन केवल एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट करता है। यहाँ से एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट एंजाइम चाहिए, जहाँ पे ये कहाँ से आता है, फ्रॉम लंग्स, यहाँ से आता है। तो रीजन हम बोल सकते हैं कि इट इज इनकरेक्ट। तो सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बात करें दोस्त, आगे बात करें कि यूरिन इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। बिल्कुल सही बात है कि जो यूरिन होता है, यहाँ पे सॉरी यूरिन नहीं होनी चाहिए, यूरिया होनी चाहिए। यूरिया का होता है, यूरिया लेस टॉक्सिक होता है। कैसे? अमोनिया से। क्योंकि देखो अमोनिया क्या होता है, देखो अमोनिया हर ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है और अर्निथिन साइकिल हमारे बॉडी के अंदर, अर्निथिन साइकिल जो लीवर के अंदर चलती है, ये क्या होता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है अर्निथिन साइकिल के थ्रू। अब देखो जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक होता है, इसको निकालने के लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट होगा। पर स्टेटमेंट 2 की यदि बात करें तो कह रहा है कि यूरिक एसिड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन यूरिया। ये बिल्कुल गलत बात है। जो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है लेस सोल्यूबल होता है। क्यों? क्योंकि देखो इसकी जो फार्मूला की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है C5H4N4
O3 ये यूरिक एसिड का फॉर्मूला होती है, ठीक है। C5H4N4O3 यूरिक एसिड, ये तो लार्ज मोलिकूल है और वाटर से क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी बहुत ही लेस होती है, इसलिए क्या होती है, ये लेस पोलर है, इसलिए क्या होता है वाटर के अंदर मोर सोल्यूबल नहीं होते। बट बात करूँ NH2CO NH2 यूरिया, ये क्या होता है हाईली पोलर होती है, इसलिए हाई बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के अंदर, इसलिए ये क्या मोर सोल्यूबल होती है। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट होगा, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होती है यूरिया सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होती है, क्योंकि हाई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। ओके, आगे दोस्तों यदि मैं बात करूं तो आगे क्या बोला है कि असर्शन के बारे में, ये भी असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। ये बोला है कि अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। सबसे पहली बात है कि जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म उससे बोलते हैं जो अमोनिया के फॉर्म में अपना वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं। अब देखो आप जानते हो कि जो अमोनोटेलिक अमोनिया होता है ये हाई टॉक्सिक होता है एंड इसको एलिमिनेट करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन के बारे में बात करें कि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड मस्ट बी डाइल्यूटेड बिफोर एक्सक्रीशन। इट मीन्स आप जानते हो पहले से कि अमोनिया क्या है, हाईली टॉक्सिक होती है एंड इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको डाइल्यूट करने, और डाइल्यूट करने के लिए मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो रीजन भी सही है एंड देखो रीजन क्या कर रहा है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज assertion is true, region is true and region is correct explanation of the assertion। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें, 12th नंबर क्वेश्चन भी assertion एंड रीजन वाइज क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हो AR बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं एंड इसमें कंसेप्ट की यूज होती है। तो अपन इसलिए करा रहे हैं ताकि एनसीईआरटी के अंदर जो मैक्सिमम कंसेप्ट है वो आपको आसानी से समझ में आ सके। उसके बाद देखो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले देन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। सबसे पहले मैं बता दूं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता क्या है। देखो नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, आप जानते हो कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के इनके लूप ऑफ हेनले होता है ना, बेसिकली कॉर्टेक्स के अंतर्गत होती है। जबकि मैं बात करूँ कि और जो जक्स्टा मेडुलरी क्या होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होती है, वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर जो लूप ऑफ हेनले होता है वो कॉर्टेक्स से कहाँ पर, मेडुला के अंतर्गत होता है। तो आप ऑब्वियसली अपन कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन है उसकी लूप ऑफ हेनले ज़्यादा ग्रेटर होगी। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले देन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनले की साइज बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हेल्प इन कंसंट्रेटिंग यूरिन। बिल्कुल सही बात है कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन इसकी लेंथ ज़्यादा है, क्या होता है इसके लिए मतलब यूरिन के कंसंट्रेशन में भी हेल्प करता है। जैसे कि मैं पहले से भी बता रहा हूँ कि हमारे पास एक लूप ऑफ हेनले हो गया, इसकी मान चलो जो ये क्या होता है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया, कॉर्टेक्स में रहता है ये पार्ट, ये होता है मेडुला में, और इसका जो डिसेंडिंग वाला पार्ट होता है वो वाटर के लिए परमेबल होता है, वाटर यहाँ से बाहर आता जाता है। तो यहाँ पे जो यूरिन आती है ये कंसनट्रेटेड होती है, तो इसलिए क्या होता है कंसनट्रेटिंग यूरिन की फॉर्मेशन में भी ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हेल्प करता है। तो रीजन सही है। तो असर्शन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले देन जक्स्टा मेडुलरी। तो असर्शन, ये तो ऑप्शन ही कोई नहीं मिल रहा है, बट आप देखो असर्शन जो है ये रॉन्ग है बट रीजन सही है। यहाँ पे देखो ये होगा असर्शन गलत है बट रीजन सही है। ओके, ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन मैं कर दूंगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रही है, ये बोल रहा है कि ए बी असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट आर्टियोल डिक्रीज GFR। आप जानते हो, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अभी हमने एक डायग्राम बनाया था, ध्यान देखो, ये हमारे पास क्या है, वोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, ये वोमेंस कैप्सूल हुआ, ये रीनल आर्टरी का से आर्ट्रियोल बनता है। ये आर्ट्रियोल यहाँ पे क्या है, गुच्छा बनाता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ से ब्लड इफरेंट आर्ट्रियोल ले जाती है, इफरेंट आर्ट्रियोल। अब देखो यहाँ से ब्लड जो ग्लोमेरुलस के पास ला रहा है ना वो एफरेंट आर्ट्रियोल है। अब एफरेंट आर्ट्रियोल ही क्या कर रहा है, ग्लोमेरुलस के पास ब्लड ला रहा है। अब देखो एफरेंट आर्ट्रियोल के यदि हमने डायमीटर को डिक्रीज किया, मतलब कंस्ट्रिक्ट कर दिया, उसके डायमीटर को डिक्रीज कर दिया, तो भी सी बात है ब्लड नहीं आ पाएगा, ब्लड यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो फिल्ट्रेट भी कम बनेंगे। तो बिल्कुल सही है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल डिक्रीज GFR। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एफरेंट आर्ट्रियोल सप्लाई ब्लड टू द ग्लोमेरुलस। यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंतर्गत आप देख भी रहे हो। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ओके,
आगे हम बात करेंगे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन के। 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। ये बोला है कि ग्लूकोज इज कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, इट मींस पीसीटी। आप जानते हो पीसीटी के अंदर ब्रूस बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। ब्रूस बॉर्डर पाए जाने के कारण इसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ईपीसीटी के अंतर्गत होता है। ये बात सही है कि ग्लूकोज का कंप्लीटली रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है पीसीटी की, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बट स्टेटमेंट 2 के बारे में यदि दोस्त बात की जाए तो ये बोलता है कि अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इंडिकेट रीनल फेलियर। ये बिल्कुल बात गलत है कि यदि ग्लूकोज यूरिन के अंदर पाया जाता है तो रीनल फेलियर हो सकता है। देखो दो कंडीशन हो सकती है, या तो देखो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर एक लिमिट अमाउंट पर होती है, यदि उस लिमिट अमाउंट से यदि ज़्यादा हो जाए ग्लूकोज नो तो ग्लूकोज हमारे यूरिन के अंतर्गत आ सकता है, और इसके अंतर्गत हम ये नहीं कह सकते कि रीनल फेलियर हो। रीनल फेलियर तब बोलेंगे जब क्या होगा कि जीएफआर कम हो जाए या क्या हो फिल्ट्रेट में प्रोटीन आ जाए, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि जो पोडोसाइट होते हैं स्लीट होती है वो क्या करती है कि लार्ज प्रोटीन को आने नहीं देती है। यदि प्रोटीन आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर कोई भी चेंजिंग आ रही है, हम बोल सकते हैं रीनल फेलियर है। बट क्या होते हैं कि स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि ग्लूकोज का आना यूरिन के अंदर डायबिटीज मेलाइटस भी हो सकती है, अपन इसको नहीं बोल सकते कि क्या रीनल फेलियर है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स हो गया। ओके आगे बात कर देंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखो कह रहा है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। आप जानते हो जो लूप ऑफ हेनले होता है ना गाइस, ये क्या है लूप ऑफ हेनले, ये क्या है डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग। ये वाटर के लिए क्या होती है परमेबल होती है बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल होती है। ये असेंडिंग है, इससे इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होती है बट वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, आप ऐसे जानते हैं। अब बोल रहा है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। इम्परमेबल टू वाटर बिल्कुल सही बात है, रीजन असर्शन तो सही है, ठीक है। रीजन बोल रहा है कि इट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट Na+ एंड क्लोराइड आयंस आउट। देखो बोल सकते हैं कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है इलेक्ट्रोलाइट के परमेबल होती है, बट क्या होती है कि देखो वाटर के लिए इम्परमेबल होते हैं। असर्शन तो सही है बट रीजन भी सही है, बट रीजन क्या करता है असर्शन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब से वाटर का परमेबिलिटी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब में कोई एक्वा प्रोटीन नहीं होती ताकि वाटर उससे पार कर सके। तो ये रीजन हुआ कि एक्वा प्रोटीन यहाँ पे नहीं है जिसके कारण वाटर इम्परमेबल है। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की चेंज हो रही है इसलिए वाटर का चेंजिंग नहीं हो रही है, तो बिल्कुल गलत है भाई साहब। असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो दोस्तों अभी तक हमने टॉप 15 क्वेश्चन को अपन डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। टॉप 15 के क्वेश्चन को अपन डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखो क्या है इसके अंदर हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है ताकि वो क्वेश्चन को सॉल्व, मैक्सिमम असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप कंसेप्ट को यूज कर सकें। हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को भी डिस्कशन करने की कोशिश की है और हमने पूरी अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एंड एनसीईआरटी के अंतर्गत जो एक्सक्रीटरी चैप्टर है उसकी मैक्सिमम कंसेप्ट को हमने क्या किया अच्छी तरह से डील किया है। ओके, थैंक यू।